गुलाम मूल के शाही रक्षक कैन लैटर उस पागल सम्राट की रक्षा करते हुए अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, जिसने एक राक्षस के साथ अंत तक समझौता कर लिया था। उन अंतिम क्षणों में कैन सोच रहा था कि इतिहास उसे कैसे याद रखेगा। क्या उसे एक ऐसे शूरवीर के रूप में याद किया जाएगा जिसने मृत्यु तक अपनी वफादारी बनाए रखी, या उसे एक मूर्ख असफल व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा जो अपने समय की धाराओं को समझने में विफल रहा। इनमें से कोई भी विकल्प उसे पसंद नहीं आया। हेलो लिस्टाइन, विद्रोही सेना का लीडर उसके सामने आया, वो गुस्से और थकान से चिल्लाते हुए, ये सवाल करते हुए कि कैन ने आखिरी क्षण में अपनी तलवार का वार क्यों बदल दिया। कैन का मानना था कि सबकी यादों से गायब हो जाना ही बेहतर है। कैन, जो 29 साल अनाथ रहा था, ने इस भाग्य को अपनी पसंद माना और पूछा, हेलो, जिसे उसने ड्यूक के घर के युवा स्वामी के रूप में संबोधित किया ताकि व्यर्थ की लड़ाई शुरू न हो। हेलो, पीड़ा में चीखता रहा, उससे पूछता रहा कि वह भाग क्यों नहीं गया, बल्कि यह फैसला क्यों लिया। फिर मरते हुए उसे गले लगा लिया, उससे आंखें खोलने और उठने की विनती की। अपनी मृत्यु के बाद कैन ने खुद को तारों से भरे आकाश के नीचे पानी के विशाल विस्तार जैसे एक अवास्तविक स्थान में चलते हुए पाया। यह सोचते हुए कि क्या यह मृत्यु थी, उसे लगा कि उसे जो आज़ादी मिली थी वह उतनी अद्भुत नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। और जब वह हेलो के बारे में सोच रहा था और कैसे वह उसके लिए रोया था, खुद को आश्वस्त करते हुए कि उसका दोस्त अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऊर्जा का एक तेज झोंका उसके ऊपर आया। अचानक उसकी आत्मा एक नवजात शिशु के शरीर में चली गई और उसने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो उसे करेन नाम से दुनिया में स्वागत कर रही थी। जब कैन सदमे और अविश्वास की स्थिति में था, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हेलो के एक पुराने संस्करण जैसा दिख रहा था, ने उसे गले लगाया और रोने के साहस के लिए उसे बधाई दी और कामना की कि वह अपने सबसे छोटे पोते के रूप में स्वस्थ होकर बड़ा हो। इस गहरे सदमे से शिशु करेन फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसे इस आश्चर्यजनक सत्य का एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म हॉलो के पोते के रूप में हुआ है। इन घटनाओं के 45 साल बाद काउंट बाली के इकलौते बेटे हेलो लिस्टिन के तीसरे बेटे 10 वर्षीय करेन लिस्टिन को इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा था। शिक्षक आधुनिक ऐतिहासिक समाज के शूरवीर किन लैटर के बारे में समझा रहे थे, जिनकी मृत्यु दुष्ट सम्राट के साथ हुई थी। शिक्षक ने समझाया कि हालांकि वह अपने स्वामी को बुराई के रास्ते पर चलने से नहीं रोक पाया, फिर भी वह आज भी वफादारी का प्रतीक बना हुआ है, क्योंकि वह अंत तक अपने स्वामी के साथ रहा। जब शिक्षक ने करेन से उसकी राय पूछी, तो करेन ने पहले शिक्षक से उसकी राय पूछी। शिक्षक ने प्रचलित राय दी, ये मानते हुए कि ग्रैंड ड्यूक हेलो अपने घनिष्ठ मित्र के सम्मान को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, और उन्होंने अपनी दोस्ती की प्रसिद्ध कहानी का हवाला दिया। लेकिन करेन ने अपने शिक्षक को एक बिल्कुल अलग राय देकर आश्चर्यचकित कर दिया, ये कहते हुए कि उनका मानना है कि उनके दादा हेलो अपने मृत मित्र से घृणा करते थे, और इसी कारण से उन्होंने जानबूझकर कैन के नाम को चमकाया और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। शिक्षक कैन की बातों से हैरान रह गए और उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। कैरन ने अपना सिद्धांत समझाते हुए कहा कि उसके दादा कैन को उसके क्रांति के मार्ग पर चलने के बजाय मौत को चुनने के फैसले के लिए माफ नहीं कर सकते थे, जिससे कैन की खुद की इच्छा की अनदेखी हो गई कि वह बिना नायक बने चुपचाप मर जाए। शिक्षक आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्हें अनौपचारिक रिकॉर्ड याद आ गए जिनमें बताया गया था कि हेलो और कैन के बीच की लड़ाई उनके कौशल के हिसाब से बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। शिक्षक को एहसास हुआ कि अगर यह मान लिया जाए कि कैन ने जानबूझकर अपने दोस्त से लड़ने के बजाय मौत को चुना, तो कैरन का तर्क बहुत दमदार हो जाता है, और वह एक 10 साल के बच्चे की इतने गहन निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता पर अचंभित था। शिक्षक बेहद घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह इस आइडियल राय से सहमत हो गया तो ड्यूक के शूरवीर उसकी कम महिमा के लिए उसका सिर काट सकते हैं। जैसे ही उसने हकलाते हुए स्वीकार किया कि उसने इस दृष्टिकोण पर कभी विचार नहीं किया था, करेन अचानक हौंस पड़ा। तब करेन ने खुलासा किया कि वह तो बस मजाक कर रहा था। सोच रहा था कि उसके शिक्षक इतने हैरान क्यों थे। बाद में करेन ने अपने विचारों को अपनी वर्तमान स्थिति पर लौटाया और खुद को पुष्टि की कि अब उसका नाम करेन लिस्टेन है, जो ड्यूक लिस्टेन के परिवार का सबसे छोटा पोता है।
उसे स्थिति को समझने में कुछ समय लगा, लेकिन अंततः उसे एहसास हुआ कि उसने हॉलो लिस्टन के पोते के रूप में पुनर्जन्म लिया है। उसने गुस्से से सोचा कि उस मूर्ख ने उसकी स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध उसे नायक बनाने का साहस कैसे किया। उसे बिना कहे ही समझ जाना चाहिए था। बाद में करेन ने अपने पिता बाली, हैलो के सबसे छोटे बेटे को प्रार्थना करते हुए पाया। पाठ समाप्त होने के बाद करेन उसके पास गया और उसके पिता से पूछा कि क्या वह आगामी जागरण समारोह को लेकर चिंतित हैं। बाली ने अपने बेटे से माफी मांगी और जब करेन ने कारण पूछा तो पिता ने चिंता व्यक्त की कि शायद वह अपनी कमजोरियों को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि वह अपने चाचाओं की तरह अपनी जादुई शक्ति को जागृत नहीं कर पाया था। करेन ने अपने पिता को गर्मजोशी से आश्वस्त किया और कहा कि कोई कुछ भी कहे, वह उसके लिए सबसे अच्छे पिता हैं। बाली अपने बेटे की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे आंसुओं से भरकर गले लगा लिया और कहा कि वह उसका सबसे अच्छा बेटा भी है। फिर उसने प्यार से उससे पूछा कि वह रात के खाने में क्या चाहता है, जिस पर करेन ने उत्साह से कहा कि उसे मांस चाहिए। बिल्कुल, अपने कमरे में। करेन जागरण समारोह के बारे में सोचते हुए लेटा हुआ था। कैन के रूप में अपने पिछले जीवन की यादें ताज़ा हो गईं। उसे एक युवा हेलो के साथ हुई बातचीत याद आई, जहां जागरण समारोह की अवधारणा उसके लिए अनोखी थी। हेलो ने बताया कि यह उनके परिवार में छिपी जादुई शक्तियों को प्रकट करने का एक प्राचीन अनुष्ठान था। कैन ने इस विचार का मजाक उड़ाया और चांदी के चम्मच से जन्म लेने वाली शक्तियों में अपनी अरुचि व्यक्त की। हेलो ने बताया कि हर कोई अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकता, और जो लोग ऐसा करते हैं वे भी स्वचालित रूप से परिवार के मुखिया नहीं बन जाते। फिर हेलो ने परिवार के मुखिया को दिए गए एक अद्भुत रहस्य के बारे में बात करके कैन की रुचि जगाने की कोशिश की। कैन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या यह रहस्य एक महान खजाना है या एक जादुई किताब है जो इच्छाएं पूरी करती है, जिस पर हेलो ने हाँ में जवाब दिया। कैन ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई और बताया कि उसका असली सपना एकांत जगह पर चुपचाप रहना था। हेलो के अपने सपने पर हंसने के बाद कैन ने अपने दोस्त के मजाक पर गुस्सा होने का नाटक किया। इसलिए हेलो ने गंभीरता से वादा किया कि जब वह एक दिन परिवार का मुखिया बन गया तो वह एक विशेष अपवाद बनाकर उसे रहस्य बताएगा। करेन के विचार वर्तमान में लौट आए क्योंकि वह अपने कमरे में जादुई शक्ति जागरण समारोह के बारे में सोच रहा था। जैसे ही उसने यह सच बताया कि उसकी जादुई शक्ति बहुत पहले ही जागृत हो चुकी थी, उसके शरीर में नीली ऊर्जा और बिजली कौंधने लगी। बाद के एक दृश्य में करेन अपने माता पिता के साथ एक तकनीकी रूप से उन्नत ट्रेन को विस्मय और प्रशंसा से देख रहा था और अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहा था, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी ट्रेन देखी थी। उसकी मां ने गर्व से उसे बताया कि इस ट्रेन को बनाने में इस्तेमाल की गई कई तकनीकों का व्यवसायीकरण उसके पिता बाली के निजी संरक्षण की बदौलत हुआ है। पिता ने विनम्र होने और अपनी उपलब्धि को कमतर आंकने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने जोर देकर कहा कि यह अद्भुत है। करेन ने उनकी बात से सहमति जताई और पूरी ईमानदारी से कहा कि उसे अपने पिता पर बहुत गर्व है। करेन ट्रेन में अपने विचारों को जारी रखते हुए अपने पिता की प्रशंसा करता रहा, जो अपनी जादुई शक्ति जागृत न होने के बावजूद एक अद्भुत व्यक्ति थे और अकेले ही लिस्टेन डची के 30% वित्तीय मामलों का प्रबंधन करते थे। एक स्नेही मां और अपने परिवार के प्रति समर्पित पिता के साथ करेन ने निष्कर्ष निकाला कि वे वास्तव में आदर्श माता पिता थे। जैसे ही ट्रेन अपनी यात्रा जारी रखती, करेन ने खिड़की से दूर एक विशाल महल देखा। यह लिस्टन परिवार का मुख्य निवास चोंग कैसल था। करेन को अपने दादा हॉलो लिस्टन के उस जगह पर होने के बारे में सोचकर उत्सुकता और क्रोध का मिला जुला एहसास हुआ। उसका क्रोध भीतर ही भीतर भड़क उठा, ये सोचकर कि हॉलो ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे इतिहास में याद किए जाने वाले एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति में कैसे बदल दिया। उसी क्षण करेन ने एक छोटी सी जादुई ऊर्जा छोड़ी जिससे उसके पिता जाग गए, और उसी क्षण करेन ने अपने दादा के लिए एक निरंतर उपद्रवी बनने और लिस्टन परिवार के इतिहास में सबसे बड़ा अपराधी बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। करेन ने मन ही मन अपने दादा से प्रतिज्ञा की और उनसे कहा कि वे प्रतीक्षा करें और देखें कि उनका प्यारा सबसे छोटा पोता जो रास्ते में था क्या करता है। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो उनका स्वागत करने के लिए एक स्वागत दल वहां मौजूद था। करेन के पिता ने हेनरिच नाम के एक व्यक्ति से अभिवादन किया
जिसने ड्यूक परिवार की उदारता के लिए निरंतर आभार व्यक्त किया। स्टेशन पर सीवुल्फ शूरवीरों ने करेन का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि उसने देखा कि वह उसके क्षेत्र के शूरवीरों से अलग थे। वह सोच रहा था कि क्या उन्होंने उस मन को महसूस किया है जिसे उसने पहले ही जगा दिया था, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह खबर उसके दादा तक पहुंच जाएगी। ये मानते हुए कि यह केवल समय की बात है, परिवार को मुख्य महल में ले जाया गया, विशेष रूप से एक विशाल स्वागत कक्ष में, जहां करेन को प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया जब तक काउंट बाली परिवार के बुजुर्गों का अभिवादन करने के लिए गए। करेन विशाल कमरे में इंतजार करते हुए ऊब गया और उसने सोचा कि काश उसने पुस्तकालय जाने के लिए कहा होता। अचानक कमरे में मौजूद एक अन्य लड़के ने उसके विचारों को बाधित किया, ये कहकर उसका मजाक उड़ाया कि अफवाहें सच थीं कि करेन वास्तव में एक किताबों का कीड़ा था, क्योंकि आगमन पर पहली चीज जो उसने मांगी थी वह पुस्तकालय था। लड़के ने फिर करेन और उसके पिता का अपमान करते हुए कहा कि चूंकि वह अपने चाचा बाली के वंश से था, इसलिए मन को जगाने की उसकी संभावना कम थी, इसलिए उसके लिए बेहतर यही था कि वो आम लोगों की तरह, अपने पिता की तरह पढ़ाई करके पैसे कमाए। इस अपमान से करेन नाराज हो गया और उसने लड़के से ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वह लड़ना चाहता है। लड़का उसकी प्रतिक्रिया से हैरान हुआ, लेकिन उसने थोड़ा मन इकट्ठा कर लिया, ये सोचकर कि वह करेन को बढ़त दिला देगा। लेकिन करेन ने शांति से सोचा कि क्या मुख्य घर में कोई उपद्रवी पल रहा है। फिर उसने अपने मन का एक आभा मंडल फैलाया, जिससे लड़का पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। लड़के ने चौंकर पूछा कि करेन ने उसका मन कब और कैसे जगाया, जिस पर करेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसके पिता को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर करेन ने अपने चचेरे भाई, जिसे वह भाई कहकर संबोधित करता था, को बताया कि उनके बीच एक समस्या है। करेन ने घोषणा की कि परिवार में 2 उपद्रवियों की कोई जरूरत नहीं है और वह खुद ये भूमिका निभाएगा ताकि दूसरा उसके लिए जगह बना सके, जिससे उसका चचेरा भाई डर के मारे वहीं जम गया। महल में कहीं और सबसे बड़े चाचा टाइलिस लोन अपने दोनों भाइयों के साथ बैठे थे। हेनरिक को बताया गया कि करेन ने पहले ही अपना मन जागृत कर लिया है, जिसकी पुष्टि तीसरे शूरवीर सेनापति ने की। दूसरे चाचा राफेल लोन ने टिप्पणी की कि करेन ने अपने मन जागरण की बात मुख्य घर से छिपाई थी, जिससे उनके भाई बाली के इरादों पर सवाल उठा, जिसे उन्होंने असफल बताया। बाली सचमुच हैरान लग रहा था। उसने पुष्टि की कि उसे भी नहीं पता था। टाइल्स ने अपने भाई राफेल को उसकी जल्दबाजी के लिए डांटा, ये बताते हुए कि ये कोई अजीब बात नहीं है क्योंकि वो खुद मैना को जगा नहीं सका। फिर पूरी स्थिति को दयनीय बताया। अचानक एक नौकर घबराया हुआ कमरे में घुसा, मुख्य बटलर को जल्दी आने को कहा। फिर युवा मालिक राफेल को पुकारा। हेलो लिस्टाइन, बुदबुदाया कि कोई गलतफहमी हो गई है। राफेल समझ गया कि बात उसके बेटे की है और गुस्से से खड़ा हो गया। इस बीच स्वागत कक्ष में लियो जमीन पर पड़ा था, पराजित। जब राफेल पहुंचा और उसने ये दृश्य देखा तो उसने गुस्से में करेन को पकड़ लिया, उसे बदतमीज पिल्ला कहा और उससे पूछा कि वो क्या सोच रहा है। उसी समय बाली और टाइल्स वहां पहुंच गए। करेन ने शांति से जवाब दिया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लियो ने उसके पिता का अपमान किया था। करेन ने अपने चाचा के सामने सोचा कि अगर वह उसकी जगह होता तो क्या वो चुप रहता। राफेल ने दावा किया कि करेन बकवास कर रही है। करेन को पकड़ लिया और बाली की ओर मुड़ा, उसे चुप रहने को कहा और कहा कि यह सब उसके बेटे की परवरिश में नाकामी की वजह से हुआ है। उसी समय मुख्य बटलर ने हस्तक्षेप किया और सभी को चुप रहने को कहा, यह घोषणा करते हुए कि घर के मालिक हेलो खुद इस मामले का फैसला करेंगे। राफेल को करेन को जाने देने का आदेश दिया गया, जो उसने अनिच्छा से किया। बाली अपने बेटे का हालचाल जानने के लिए दौड़ा और करेन ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है। उसके बाद मुख्य बटलर ने उन सभी को घर के मालिक से मिलने के लिए कहा। लंबे गलियारे से नीचे जाते हुए करेन ने मन ही मन सोचा कि हेलो को आखिरी बार देखे हुए बहुत समय हो गया है। अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते ही अपनी मेज के पीछे बैठे हेलो ने करेन से सीधा सवाल किया कि उसने आते ही इतनी बड़ी घटना क्यों कर दी। बाली ने अपने बेटे का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हेलो ने उसे सख्ती से चुप करा दिया, ये कहते हुए कि उसने उससे कुछ नहीं पूछा था और वह सीधे अपने बेटे से जवाब सुनेगा। हेलो ने करेन से कहा कि वह जानता है कि वह इतना लापरवाह नहीं है कि नतीजों की परवाह किए बिना परेशानी खड़ी करे।
और उससे उसके किए का विस्तृत विवरण मांगा। करेन को हेलो की ये बात जानकर अंदर ही अंदर आश्चर्य हुआ कि वह उसे सज़ा देने से पहले उसकी बात सुनने को तैयार था, और उसने खुद से इसे शिष्टता का अनुचित प्रदर्शन बताया। करेन ने फिर अपना जवाब साफ साफ दोहराया और कहा कि लियो ने उसके पिता का अपमान किया है। राफेल फिर से गुस्से से भड़क उठा, करेन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उससे सच बताने की मांग की। इस पर होने मेज पर मुक्का मारा और राफेल को चुप रहने के लिए चिल्लाया, ये पूछते हुए कि उसके सामने ऊंची आवाज में बोलने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। राफेल ने अपने पिता हेलो से माफी मांगी, जिन्होंने लियो को बुलाकर सारी बातें पुख्ता करने का फैसला किया और हेनरिच को आदेश दिया कि इलाज खत्म होते ही उसे तुरंत बुला ले। लेकिन उससे पहले हो ने अपना ध्यान करेन की ओर मोड़ा और बताया कि वह सिर्फ अपमान के बारे में ही नहीं पूछना चाहता था। करेन ने अपने दादाजी के प्रश्न का पूर्वानुमान लगा लिया और प्रसन्नतापूर्वक घोषणा की कि यदि वे मैना के बारे में पूछ रहे हैं तो उन्होंने उसे 3 वर्ष पहले ही जगा दिया था, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। हेलो ने उससे पूछा कि उसने इतने समय तक अपने पिता से भी ये बात क्यों छिपाई, और मन ही मन सोच रहा था कि इतनी कम उम्र में ही मन को जगाने वाले इस लड़के ने क्या किया। करेन ने बताया कि उसे तब तक पता ही नहीं चला कि यह मन है जब तक उसने बाद में एक किताब में इसके बारे में नहीं पढ़ा, और जब उसके दादा ने उससे आगे क्या हुआ ये जानने के लिए जोर दिया तो करेन ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा कि वह बस इसे राज रखना चाहता था। उसने आगे कहा कि राज मज़ेदार होते हैं, और ये और भी मज़ेदार इसलिए था क्योंकि उसके इलाके के शूरवीरों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हेलो ने उससे पूछा कि क्या बस इतना ही था, और करेन ने खुशी खुशी इसकी पुष्टि कर दी। उसी समय लियो वहां पहुंचा। उसके जख्मों पर पट्टी बंधी थी और हेलो ने तुरंत उससे पूछा कि क्या उसने सचमुच अपने चाचा का अपमान किया है। करेन ने एक विस्तृत नाट्य प्रस्तुति शुरू की जिसमें उसने लियो द्वारा अपने पिता के अपमान पर बनावटी दुख व्यक्त किया और उसे एक घटिया आदमी बताया जो सिर्फ पैसों की परवाह करता है। करेन ने फिर अपने पिता को अयोग्य और घमंडी बताते हुए कहा कि अगर उसके पिता बिना रोशनी देखे ही मर गए तो उसे कितना दुख होगा। फिर उसने अपना भाषण ये स्वीकार करते हुए समाप्त किया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उसे लियो को नहीं मारना चाहिए था और उसने बहुत बड़ा पाप किया है। लियो इस टेढ़ी मेढ़ी बात से भयभीत हो गया और उसने जोर देकर इनकार कर दिया। इस पर करेन ने अपने चचेरे भाई को डराने के लिए अपनी ऊर्जा का एक झोंका छोड़ा। हेलो ने शांति से लियो से पूछा कि क्या करेन ने जो कहा वह सच था, और लियो ने डरते डरते स्वीकार किया कि यह सच था। स्वीकारोक्ति सुनने के बाद हेलो ने फैसला किया कि चूंकि जागरण समारोह अगले दिन था, वह दोनों लड़कों की सज्जा समारोह के बाद तक टाल देगा और उन्हें आराम करने का आदेश दिया। उस रात बाद में एच ने अपने नौकर हिनरिच से बाली के बेटे के बारे में उसकी राय पूछी। हिनरिच ने कूटनीतिक ढंग से जवाब दिया कि उसे लगता है कि लड़के में कई ऐसे पहलू हैं जो घर के मालिक को दिलचस्प लग सकते हैं। हेलो ने सहमति जताते हुए करेन को एक दिलचस्प लड़का बताया, न केवल इसलिए कि उसने खुद ही मन को जगाया और उसे 3 साल तक छिपाए रखा, बल्कि इसलिए भी कि उसने अपने पिता के क्षेत्र में शूरवीरों के स्तर की सूक्ष्म आलोचना की, जिसे होने इस बात का संकेत समझा कि वह खुद अपने बेटे बाली की उपेक्षा कर रहा था। हालांकि हेनरिक को लगा कि उसके मालिक बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हो ने जोर देकर कहा कि ये पोता अलग है। हेलो ने कहा कि वे अगले दिन के समारोह में करेन के असली स्वभाव और यह पता लगाएंगे कि उसमें कुछ खास है या नहीं। उन्होंने इस बारे में अपनी गहन जिज्ञासा व्यक्त की कि क्या वह समारोह को सुरक्षित रूप से पूरा कर पाएगा और इससे उसे क्या लाभ होगा। उस रात बाद में पूरा परिवार समारोह की तैयारी के लिए एक बाहरी स्थान पर इकट्ठा हुआ। करेन ने लिस्टन परिवार के बुजुर्गों को उनके वस्त्रों में देखा और उनकी सेवानिवृत्ति के बावजूद उनकी अपार शक्ति को महसूस किया। उसने परिवार के सभी सदस्यों को भी उपस्थित देखा, टाइल्स और उनकी बेटी लियोन और राफेल और उनके बेटे लियो। करेन को एहसास हुआ कि यह समारोह उसके विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। समारोह के केंद्र में एक पत्थर का मंच था जिस पर एक बड़ा काला पत्थर रखा। हेलो ने नेत्र खोलने की रस्म की शुरुआत की घोषणा करते हुए
बताया कि जब करेन शपथ पत्थर द्वारा खोली गई दरार से गुजरेगा तो वह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करेगा जो पत्थर उसे दिखाएगा। उसने समझाया कि यह दुनिया हर व्यक्ति में अलग होती है और रस्म तब समाप्त होगी जब करेन उस दुनिया को स्पष्ट अंतर्दृष्टि के हथियार से चकनाचूर कर देगा, जो उसे करेन द्वारा अपनी तत्परता की पुष्टि के बाद वहां प्राप्त होगा। हेलो ने शपथ पत्थर को सक्रिय करने के लिए एक हार का इस्तेमाल किया, जिससे नीली ऊर्जा का एक स्तंभ निकला। हवा में एक चमकती हुई दरार खुल गई, जबकि बाली ने अपने बेटे का कंधा उत्सुकता से पकड़ रखा था। उसने उससे पूछा कि क्या वह डरा हुआ है और क्या वह सचमुच ठीक होगा। करेन ने उसके पिता को आश्वस्त किया कि वह ठीक होगा और वापस आने का वादा किया। करेन ने उस काम के बारे में सोचा जो उसे उस कुष्ठारा हथियार से दुनिया को चकनाचूर करने के लिए करना होगा, जो उसने हासिल किया है, और इसे एक आसान काम माना। जैसे ही करेन ने दरार पार की, उसने खुद को एक जान पहचानी और भयावह जगह शाही महल में पाया, जो जल रहा था और उसके मृत साथियों के शवों से भरा हुआ था। वह गुस्से से सोच रहा था कि पत्थर उसे ये दर्दनाक यादें क्यों दिखा रहा है, और क्या इसका मकसद उसे अपने उन साथियों के लिए दोषी महसूस कराना था जिनकी नाइंसाफी से मौत हो गई। करेन ने एक रहस्यमयी आवाज़ सुनी जो उसकी दुनिया को दुखद और वीरान बता रही थी। उसे नीले भेड़िए का बच्चा कह रही थी। आवाज़ ने उसे बताया कि वाचा का समय आ गया है और वह अपने पूर्वज से की गई प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। करेन ने उस अनजान आवाज़ से पूछा कि क्या वह कोई राक्षस है, लेकिन आवाज़ ने इनकार कर दिया और कहा कि दुष्ट राक्षस उसकी रगों में बहते खून को अपवित्र करने की हिम्मत नहीं कर सकते। आवाज़ ने करेन से अपने डर पर काबू पाने और सिंहासन पर चढ़ने का आग्रह किया, जहां उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी। जब करेन सिंहासन पर पहुंचा, जिसकी रक्षा सम्राट इतनी बेताबी से करना चाहता था कि उसने एक राक्षस से समझौता कर लिया था, और जैसे ही वो सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे वो उनकी लाशों पर चल रहा हो। उसे याद आया कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यही उनकी मौत का कारण बनेगा। उसे वहां अपना पुराना हथियार मिला। आवाज़ ने उसे ब्लू वुल्फ कबीले के प्रतिनिधि के रूप में स्वागत किया और बताया कि यही उसका हथियार है। करेन ने तुरंत सम्राट द्वारा दी गई अपनी प्रिय तलवार, राक्षसी तलवार के विनाश को पहचान लिया। आवाज़ ने उसे उसमें मानस भरने के लिए कहा, लेकिन करेन ने यह कहते हुए आपत्ति जताई, तलवार अपने उपयोगकर्ता की आत्मा को खा जाती है। आवाज़ ने उसे आश्वस्त किया कि तलवार में जो राक्षसी इच्छा शक्ति थी, उसे उसके दादा ने पहले ही नष्ट कर दिया था, और जो वो देख रहा था वह राक्षस के श्राप से बचा हुआ एक विकृत रूप मात्र था, और केवल वही उसे जगा सकता था। करेन हिचकिचाया, ये सोचकर कि क्या तलवार को छूना सुरक्षित होगा। वह उस व्यक्ति में लौटने से डर रहा था जो कभी था, जिसने सम्राट के आदेशों का पालन किया और अनगिनत जाने ली। उसी क्षण हो की आवाज़ उसके मन में गूंजी, उसे अपने डर पर काबू पाने के लिए प्रेरित कर रही थी। करेन को आखिरकार हो कि असाधारण दयालुता का असली मतलब समझ में आ गया। नेत्र प्रकटीकरण अनुष्ठान का उद्देश्य सिर्फ एक हथियार प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उस उत्तराधिकारी के लिए जो स्पष्ट अंतर्दृष्टि का मान जागृत करता है, अपने सबसे बड़े डर पर विजय प्राप्त करना था। इस समझ से लैस करेन ने आत्मविश्वास से अपना हाथ अपनी तलवार की ओर बढ़ाया। जैसे ही करेन ने तलवार पकड़ी, एक विशाल नीली ऊर्जा, जिसे उसने स्पष्ट अंतर्दृष्टि का मान पहचाना, उसमें भर गई और तलवार का आकार उसके हाथ में बदलने लगा। रहस्यमयी आवाज़ ने उसे बताया कि उसे नहीं पता कि तलवार उसे अपने पूर्व रूप खंडहर में क्यों दिखाई दी, लेकिन उसने बताया कि यह तलवार मूल रूप से उसके पूर्वज रेल की थी। आवाज़ ने बताया कि इस तलवार का इतिहास की किताबों में दर्ज न होने का कारण उस दूसरी तलवार के विपरीत जो ग्राहम ने हॉलो से छीनी थी, ये था कि इसकी शक्ति का स्वभाव परिवार से बिल्कुल अलग था। करेन को तेज दर्द हुआ, क्योंकि तलवार में छिपा मान उसके शरीर में खुद को उकेरने लगा था, लेकिन आवाज़ ने उसे सहने का आदेश दिया। करेन ने देखा कि उसके शरीर में मन का प्रवाह और भी प्रचंड होता जा रहा है, और उसने आवाज़ से तलवार का असली नाम पूछा। आवाज़ ने बताया कि यह तलवार गिलोटिन नामक वध करने वाली तलवार थी, वह धार जिसने अनगिनत राक्षसों के सिर काटे थे और उनकी शक्तियों को इस हद तक निगल लिया था
कि राक्षस भी डर के मारे उसका अस्तित्व ही भूल गए थे। करेन ने अपने हथियार का नया नाम सोचा। आवाज ने टिप्पणी की कि गहरे समुद्र के अंधेरे जैसी दिखने वाली तलवार करेन के भाग्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। करेन ने आवाज की पहचान पूछी, यह अनुमान लगाते हुए कि यह नीला ड्रैगन हो सकता है, उनके घर का संरक्षक ड्रैगन। लेकिन आवाज ने उत्तर दिया कि करेन में अभी उसका असली नाम धारण करने लायक शक्ति नहीं है और उसे एक दिन उत्तरी सागर में अपने पास आने के लिए आमंत्रित किया जब वह समुद्रों पर शासन करने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। बाद में करेन ने पूछा कि इस दुनिया को कैसे छोड़ा जाए और आवाज ने बताया कि उसे पहले से ही इसका उत्तर पता है। करेन को एहसास हुआ कि उसे क्या करना है, दुनिया को चकनाचूर कर देना, जैसा कि अनुष्ठान की शुरुआत में उसे बताया गया था। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने घोषणा की कि वह हमेशा से ये कोशिश करना चाहते थे। फिर तलवार को शक्तिशाली रूप से घुमाया, जिससे उनके आसपास की भ्रामक दुनिया चकनाचूर हो गई। वास्तविक दुनिया में हेलो चिंतित बाली को सांत्वना दे रहा था, ये स्वीकार करते हुए कि एक पिता के लिए अपने बेटे को उस रास्ते पर चलते देखना दर्दनाक होता है जो वह नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ये ऐसे क्षण हैं जब किसी को अपना संकल्प साबित करना चाहिए। अचानक शपथ पत्थर हिंसक रूप से टूटने लगा और लियो चिल्लाया, अपने दादा को सचेत करते हुए कि पत्थर टूट रहा है। सामान्य सदमे के एक पल में पत्थर पूरी तरह से टूट गया। करेन प्रकाश की एक कौंध में प्रकट हुआ जहां टूटे हुए पत्थर ने उसकी नई तलवार पकड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा और पूछा कि शपथ पत्थर का क्या हुआ, ये देखते हुए कि यह टूट गया था। बाली ने गुस्से में उसका सामना किया, यह जानने की मांग की कि उसने क्या किया। इन शब्दों ने हेलो और बुजुर्गों को स्तब्ध कर दिया। यह पौराणिक तलवार परिवार के इतिहास से मिट चुकी थी। इसका अस्तित्व केवल कुलपति और बुजुर्गों तक मौखिक रूप से ही पहुंचा था। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि यह अब क्यों प्रकट हुई है, जबकि हेलो सोच रहा था कि क्या वाचा का समय निकट आ रहा है। हेलो ने अंततः अपने पोते से पूछा कि क्या वह इस तलवार से डरता है, जिस पर करेन ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, नहीं। हेलो ने स्थिति को समझने के बाद वह प्राचीन इतिहास के बारे में सोचने लगा। बहुत समय पहले उनके पूर्वजों ने राक्षसों का नाश करने के लिए नीले ड्रैगन के साथ एक वाचा की थी और इस वाचा के प्रतीक के रूप में उन्होंने शपथर पीछे छोड़ दिया, उस वंशज की प्रतीक्षा में जो एक दिन इस वादे को पूरा करेगा। हेलो ने अपने पोते करेन की ओर देखा, यह सोचते हुए कि क्या वह ही इस वादे को पूरा करने के लिए नियत है। तदनुसार हो ने अपना हाथ उठाया और आधिकारिक रूप से घोषणा की कि बाली लिस्टेन का पुत्र करेन, जिसे फांसी की तलवार गिलोटिन द्वारा चुना गया था, चौंग महल का एक वैध सदस्य और दीक्षा के अधिकार प्राप्त करने का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी था। इन शब्दों से राफेल क्रोधित हो गया, जिसने ऐसे बिगड़ैल बच्चे को ये अधिकार देने पर आपत्ति जताई। इस बीच बाली अपने बेटे की जांच करने दौड़ा, लेकिन करेन ने उसे आश्वस्त किया कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सबसे बड़े चाचा टाइल्स गहरी सोच में डूबे हुए थे और मन ही मन स्वीकार कर रहे थे कि उन्होंने इस पौराणिक तलवार के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और इसकी आभा ही हड्डियों को कंपा देने वाली थी। मन ही मन टाइल्स ने अपने भाई बाली को संबोधित करते हुए उसे चेतावनी दी कि वह उत्तराधिकार के मामले को अपने बेटे जैसे नए कारक से प्रभावित नहीं होने देगा। हालांकि करेन अब उस रास्ते पर चल रहा था जिस पर पहले कोई नहीं चला था। इसके बाद हेलो ने नेत्र प्रवेश समारोह समाप्त होने की घोषणा की और सभी को वापस जाने का आदेश दिया। जाते समय राफेल ने गुस्से में अपने बड़े भाई टाइल्स से पूछा कि क्या वह यूं ही खड़ा रहेगा, जिस पर टाइल्स ने शांति से उत्तर दिया कि वे जल्द ही बैठकर बात करेंगे। राफेल ने सोचा कि टाइल्स जैसे लालची व्यक्ति को भी खतरा महसूस हो रहा है। राफेल ने अपनी उलझन और क्रोध व्यक्त किया, यह सोचकर कि बाली के बेटे को सभी लोगों में से क्यों चुना गया। टाइल्स ने उसे सलाह दी कि अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपस में झगड़ा न करें। जब उसके माता पिता के जाने का समय आया तो बाली ने चिंता से अपने बेटे से पूछा कि क्या वह अकेला ठीक रहेगा। हेनेरिक ने उसे आश्वस्त किया कि चियोंग किला सबसे सुरक्षित जगह है। बाली ने माना कि किला बाहरी खतरों से सुरक्षित है, लेकिन उसने आंतरिक खतरों को लेकर चिंता भी जताई। हालांकि उसने यह भी कहा
कि उसके भाई अपने पिता की मौजूदगी में लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं करेंगे। हेनरिक उनके पास गया और उन्हें बताया कि लेडी सबीना करेन के दीक्षा अधिकारों की देखरेख करेंगी। करेन और उसके पिता दोनों ने राहत महसूस की। हो की छोटी बहन सबीना लिस्टस्टीन अपने भाइयों से कमतर कौशल के लिए जानी जाती थीं और उन्हें व्हाइट वुल्फ उपनाम दिया गया था। बाली ने अपने बेटे को उसके साथ सम्मान से पेश आने की सलाह दी और करेन ने वादा किया कि वह ऐसा करेगा। जाने से पहले हेनरिक ने हेलो का एक आखिरी संदेश दिया, ये कहते हुए कि बाली के परिवार के लिए महल में एक स्थायी निवास तैयार किया जाएगा और वे कभी भी आ सकते हैं। बाली अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसने हेनरिच को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब वह शांति से जा सकता है। उसने अपने बेटे को विदा किया और उससे कहा कि वह अपना ध्यान रखे और ज़रूरत पड़ने पर उसकी ओर मुड़े। ट्रेन के रवाना होने के बाद हेनरिच करेन को महल के अंदर ले गया और कहा कि लेडी सबीना उसका इंतज़ार कर रही है। उनके पहुंचने से पहले हेनरिच ने करेन को एक सलाह दी जिसमें उसने लेडी सबीना को दादी माँ कहकर न पुकारने को कहा क्योंकि वह इस उपाधि से बेहद नफरत करती थी। करेन ने सलाह के लिए उसका धन्यवाद किया, हालांकि उसे इस सलाह की अजीबता पर आश्चर्य हुआ। फिर वे चियोंगहे वन में स्थित स्पिरिट ट्रेनिंग हॉल पहुंचे, जहां केवल उनके ही वंश के लोगों को प्रवेश की अनुमति थी। हेनरिच ने करेन को बताया कि लेडी सबीना अंदर उसका इंतजार कर रही हैं और उसके पिता राफेल के विशेष अनुरोध पर लॉर्ड लियो भी वहां मौजूद हैं। यह सुनकर करेन बहुत खुश हुई और अंदर चली गई, जबकि हेनरिच मन ही मन सोच रहा था कि वहां फिर से शोर होने वाला है। करेन को हॉल में प्रवेश करने से पहले ही एक जबरदस्त मन आभा का आभास हुआ। दरवाज़ा खोलते ही उसने व्हाइट वुल्फ का अभिवादन करते हुए अपने आगमन की घोषणा की और अंदर से एक तेज आवाज़ ने उसे बिना देर किए अंदर आने का आदेश दिया। लेडी सबीना के युवा रूप को देखकर करेन हैरान रह गया। उसने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि वह वैसी नहीं दिख रही थी जैसी उसने कल्पना की थी। सबीना ने टिप्पणी की कि समय कितनी जल्दी बीत गया क्योंकि बाली का प्यारा बेटा पहले ही बड़ा हो चुका था। करेन को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी शाश्वत युवावस्था मन के साथ अपने शरीर के पुनर्निर्माण के कारण थी, एक ऐसी क्षमता जो केवल 8 सितारा गुरु स्तर के लोगों के पास होती है। सबीना ने करेन को लियो के बगल में पालथी मारकर बैठने का आदेश दिया। करेन ने उसकी बात मान ली और अपने घबराए हुए चचेरे भाई से फुसफुसाकर कहा कि अब से वे एक दूसरे से खूब पारा हैं, मिलेंगे और वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सबीना ने उसकी उपाधि के बारे में उसके ज्ञान पर टिप्पणी की तो करेन ने उसे बताया कि उसने इतिहास की किताबों में इसके बारे में पढ़ा है क्योंकि उसे वे किताबें पसंद हैं। सबीना मुस्कुराई और कहा कि जैसा उसके भाई हेलो ने बताया था वह वाकई एक दिलचस्प लड़का था। जब करेन ने उससे पूछा कि उसके दादा ने क्या कहा था तो उसने उसका संदेश दोहरा दिया। वह एक ऐसा लड़का है जिसे आप बहुत पसंद करेंगी। और उसने आगे कहा कि उसे खुद देखने के बाद अब वह समझ गई है कि ऐसा क्यों है। सबीना को हेलो के साथ अपनी बातचीत याद आई जिसमें उसने करेन का वर्णन एक ऐसे बच्चे के रूप में किया था जिसे एक विशाल समुद्र को पार करना है और उससे कहा था कि वह उसका प्रकाश स्तंभ बनकर उसका मार्गदर्शन करे ताकि वह उस महासागर पर शासन कर सके। सबीना ने करेन में खुले समुद्र जैसी अपार क्षमता देखी, जंगली और अनंत, और हालांकि वह अभी भी अपरिपक्व था, वह एक दिन पूरी पीढ़ी पर शासन कर सकता था। उसने इस दिलचस्प लड़के से मिलना एक मनोरंजक अनुभव माना। सबीना ने पाठ की शुरुआत करते हुए बताया कि पालथी मारकर बैठना मन साधना का आधार है और एक बार प्रारंभिक चरण पार करने के बाद वे बिना बैठे ही मन साधना कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे वो करती है। फिर उसने स्पष्ट समुद्री मन की एक लहर छोड़ी जिसने लड़कों को चकित कर दिया। सबीना ने समुद्र अधिपति विधि के बारे में बताया जो शरीर के भीतर मन का एक महासागर बनाने और उसे नियंत्रित करने पर आधारित है। उसने समझाया कि एक व्यक्ति की ताकत उसके द्वारा नियंत्रित महासागरों की संख्या के साथ बढ़ती है। 8 महासागरों को नियंत्रित करने का अर्थ है 8 सितारों के स्तर तक पहुंचना। जहां तक उन 8 महासागरों को
एक विशाल समुद्र के रूप में नियंत्रित करने की बात है, वह 9 सितारों का क्षेत्र है। उसने आगे कहा कि पूरे महाद्वीप पर केवल 3 लोग थे जो इस स्तर तक पहुंचे थे और साम्राज्य के भीतर केवल एक ही था। करेन को तुरंत एहसास हुआ कि यह व्यक्ति उसका दादा था। हेलो, सबीना ने पुष्टि की कि महाद्वीप पर एकमात्र 9 सितारा विशेषज्ञ उसका भाई हॉलोलिस्टाइन था। इस कथन ने करेन में दृढ़ संकल्प की ज्वाला प्रज्वलित की और उसने कसम खाई कि इस जीवन में वह निश्चित रूप से अपने दादा को पकड़ लेगा।